हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि आपका सॉलिड स्टेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। ओके, तो ये डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आया है और इस चैप्टर में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स लर्न होने चाहिए, तभी आप जो है एक अच्छा स्कोर बना पाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि नॉन क्रिस्टलाइन या तो एमॉर्फस, जो कि एक ही बात है, उसका कौन सा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है वो आपको बताना है। ओके, तो अगर मैं आपको बता दूं कि जो डायमंड है, यहाँ पे देख लेते हैं वन बाय वन। डायमंड जो है गाइस वो आपका क्रिस्टलाइन होता है, लेकिन हमें तो एमॉर्फस पूछ रहा है, इसका मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। अगर नेक्स्ट ऑप्शन पे चले ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी आपका क्रिस्टलाइन ही होता है, इसलिए ये क्वेश्चन ये जो है वो भी आपका गलत हो जाएगा। लेकिन ग्लास, ग्लास जो होता है वो आपका एमॉर्फस होता है नेचर में, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जो कि मैं चाहती हूं कि आप अभी के अभी मेरे साथ याद करो। सो क्रिस्टलाइन जो होता है गाइस, क्रिस्टलाइन का जो एनसीईआरटी ने बहुत ही मस्त वाला एग्जांपल दिया है, हम उसको लर्न करने की कोशिश करेंगे। क्रिस्टलाइन जो है वो आपका NaCl को जो है वो आपकी एनसीईआरटी मानती है कि क्रिस्टलाइन है। एंड इसके अलावा क्वार्ट्ज काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एग्जांपल जो है वो दिया गया है, जो कि आपको लर्न करना है। ओके, अगर इसके अलावा मैं बात करूँ एमॉर्फस की, तो एमॉर्फस की एग्जांपल भी गाइज आप लोग सारा का सारा याद करो जो कि एनसीईआरटी में, सो दैट कि आप लोग अच्छा स्कोर कर पाओ। ओके, तो एमॉर्फस का जो एग्जाम्पल है वो आपका है ग्लास। ओके, फर्स्ट वन जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। मैं चाहती हूँ कि आप हर तरह के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहें। तो ग्लास है, इसके अलावा आपका रबर है, ठीक है, रबर को एग्जाम्पल के रूप में आप लोग याद करेंगे। इसके अलावा जो प्लास्टिक होता है वो भी आपका एमॉर्फस ही होता है नेचर में। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, हाउ मेनी क्लोराइड आयंस आर सराउंडिंग सोडियम आयन इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। क्वेश्चन में कहा गया है कि यार जो सोडियम क्लोराइड का आयन होता है या क्रिस्टल होता है, सॉरी, जो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल होता है उसमें जो कितने क्लोराइड आयंस ऐसे होते हैं जो कि सोडियम आयन को सराउंड करके रखते हैं। ओके, तो ये डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन भी पूछा गया है और आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो 6 आपके क्लोराइड आयंस होते हैं वो आपको आपके जो है घेर के रखते हैं सोडियम आयंस को इन सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? नमक होता है, ऑफकोर्स सभी बच्चों को पता होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक यूनिट सेल ऑफ BaCl2 दैट इज फ्लोराइड इन स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ। तो जो BaCl2 होता है तो ये भी एक तरह का क्रिस्टल ही होगा, है ना। तो मतलब ये किस तरीके से बना हुआ है, इसके अंदर कौन कौन से आयंस प्रेजेंट होंगे वो आपको बताना है, और कितने नंबर में प्रेजेंट होंगे वो भी आपको बताना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो आपका आयन होता है Ba2 पॉजिटिव वाला, वो आपका प्रेजेंट होता है। ओके, Ba2 पॉजिटिव के आयंस होते हैं एंड इसके अलावा कुछ क्लोराइड के आयंस भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि यहाँ पर जो 4 Ba2 पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होंगे, क्योंकि पॉजिटिव वाले आयंस ही होने चाहिए, और किसी भी ऑप्शन में आपको पॉजिटिव नहीं दिखाई पड़ रहा है। जब भी कोई लाइक आयन वाले बॉन्ड बनते हैं, आयनिक बॉन्ड बनते हैं, तो ऑफकोर्स उसके लिए एक कैटायन एक एनायन होना चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका कि एल्कली हैलाइड डू नॉट शो फ्रेंकल डिफेक्ट बिकॉज, कि आखिरकार ये जो एल्कली हैलाइड है वो फ्रेंकल डिफेक्ट को क्यों नहीं शो करता है, इसके पीछे का क्या कारण है। तो जब भी एल्कली हैलाइड्स बनते हैं गाइस, एल्कली हैलाइड्स का मतलब ये है कि आपका एक एल्कली वाला ग्रुप होता है और एक हैलाइड्स वाला ग्रुप होता है। एल्कली वाले कौन से ग्रुप होते हैं? जो ग्रुप फर्स्ट है, एंड इसके अलावा जो आपका हैलाइड्स होते हैं लाइक क्लोराइड, आपके ब्रोमाइड हो गए, फ्लोराइड हो गए, तो ये के सारे क्या होते हैं? आपके हैलाइड्स होते हैं। तो कह रहे हैं कि जब इसके बॉन्ड्स बनते हैं तो फ्रेंकल डिफेक्ट क्यों नहीं देखने को मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रेंकल डिफेक्ट हमें तभी मिलता है जब आपका साइज ऑफ आयन में एक लार्ज डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। अगर साइज ऑफ आयन सिमिलर साइज के हैं लगभग, तो फिर वैसे में क्या है कि आपको देखने को नहीं मिलेगा फ्रेंकल डिफेक्ट। और आपको पता है कि जितने भी लाइक क्लोराइड है, मान लो सोडियम क्लोराइड का ही बॉन्ड बना, दोनों लगभग बराबर है साइज में, जिसके कारण क्या होगा कि आपका फ्रेंकल डिफेक्ट शो नहीं होगा। और यहाँ पे ऑप्शन में हम देख लेते हैं वन बाय वन कि कौन सा हमारा सही होगा इसके अकॉर्डिंग।
फर्स्ट वाला ऑप्शन कहता है केटायन एंड एनायन हैव ऑलमोस्ट इक्वल साइज। बिल्कुल सही कह रहा है कि यार इसमें जो एल्कली हैलाइड्स बनते हैं उसमें केटायन एंड एनायन सेम साइज के हैं, इसी यही एक कारण है कि वहाँ पे फ्रेंकल डिफेक्ट हमको देखने को नहीं मिलता है। क्वेश्चन जो मोस्टली आते हैं एग्जाम्स में वो हमेशा फ्रेंकल डिफेक्ट एंड शॉर्टकी डिफेक्ट पे पूछा जाता है। आपको पता होना चाहिए फ्रेंकल डिफेक्ट तब होगा जब लार्ज डिफरेंस होगा आपके साइज ऑफ आयंस में, और शॉर्टकी डिफेक्ट तब होगा जब आयंस जो हैं वो सिमिलर साइज के होंगे। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल डज नॉट एग्जिबिट द फ्रेंकल डिफेक्ट, कि इनमें से कौन सा क्रिस्टल है जो कि आपके फ्रेंकल डिफेक्ट को नहीं दिखाता है। ठीक है, तो आपको पता है कि फ्रेंकल डिफेक्ट वो सारे दिखाएंगे जिनमें कि लार्ज डिफरेंस होगा। ओके, और जिनके बीच लार्ज डिफरेंस नहीं होगा उनके साइज के बीच में, तो वो आपका फ्रेंकल डिफेक्ट जो है वो नहीं शो कर पाएंगे, बल्कि सेम साइज वालों को आपको ढूंढना है जो कि ऑलमोस्ट सेम साइज के हों। तो AgBr जो है उनमें तो लार्ज डिफरेंस है। ब्रोमीन कहाँ आपका P ब्लॉक में होता है और Ag जो है वो आपका D ब्लॉक का है, काफ़ी बड़ा होता है साइज में। ओके, तो इसलिए जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। AgCl वो तो कतई ही गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें KBr की, जो आपका पोटेशियम है, ठीक है, पोटेशियम है, एंड जो आपका ब्रोमीन है वो लगभग सेम साइज का होता है। आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। अदरवाइज आप चाहें तो NCERT से रटा मार सकते हो, उससे भी आपका काम बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हाट टाइप ऑफ स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट इज शोन बाय द ZNS, कि ZNS जो होता है जिंक का सल्फाइड, वो किस तरह के स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट को दिखाता है। ठीक है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि हाँ भाई किस तरह का दिखाएगा, तो इसके लिए गाइस आपको लर्न ही करना पड़ेगा, आपके पास कोई और चारा नहीं है। ठीक है, ZNS किस तरह का दिखाता है ऐसे कैसे पता करोगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो ZNS आपका होता है वो आपका फ्रेंकल डिफेक्ट को शो करता है, क्योंकि फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होगा कि लार्ज डिफरेंस है इसके साइज ऑफ आयंस में। ठीक है, जिंक जो है वो कहाँ आपके उस वाले ग्रुप में आ जाता है, D ब्लॉक में आ जाता है ना, और सल्फर जो है वो आपका उधर है। तो इसलिए क्या होता है कि एक लार्ज डिफरेंस बन रहा है साइज में, जिसके कारण क्या होता है फ्रेंकल डिफेक्ट को ये शो करता है। आप चाहो तो याद कर सकते हो, जैसे फ्रेंकल डिफेक्ट की कुछ एग्जाम्पल्स अभी मैं आपको बताती हूँ ताकि मेरे साथ थोड़ा सा आपको याद हो जाए। ठीक है, इसको हल्का हल्का अगर बार बार पढ़ेंगे इजीली याद हो जाएगा। फ्रेंकल डिफेक्ट का जो आपका एग्जाम्पल है लाइक जिंक का सल्फाइड पहला, जो कि आपके NCERT में मेंशन है। इसके अलावा जो सिल्वर का क्लोराइड है वो आपका एग्जाम्पल है। सिल्वर का ब्रोमाइड वो भी आपका एग्जाम्पल है, एंड सिल्वर का आयोडाइड। तो मतलब ये तो इजीली याद हो जाएगा, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड बहुत ही आसानी से सिल्वर के साथ है ना। फ्रेंकल, ओके, फ्रेंकल क्या है, फ्रेंकी बच्चा है जिसको क्या चाहिए, चांदी चाहिए शायद उसको, है ना। तो उसको चांदी, अपनी मम्मी से कह रहा है चांदी दिलाओ चांदी दिलाओ। इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि इसमें चांदी आएगी बार बार। थोड़ा सा जिंक भी शायद उसका मन कर गया, वो जन्म से उसको क्या पसंद है, चांदी पसंद है। ऐसे याद कर लो कि जन्म से उसको क्या पसंद है, बहुत ज़्यादा चांदी पसंद है, जिसके कारण वो ऐसी हरकतें करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ शॉर्टकी डिफेक्ट का, याद कर लो क्योंकि भाई ये दोनों डिफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शॉर्टकी डिफेक्ट का एग्जाम्पल पहले बताती हूँ, फिर थोड़ा ट्रिक देखेंगे, कुछ बना लेते हैं अभी ट्रिक फटाफट से। NaCl जो आपका है वो आपका एग्जाम्पल है, इसका KCl एग्जाम्पल है, इसके अलावा CSCl एग्जाम्पल है, एंड इसके अलावा आपका जो एक इकलौता एग्जाम्पल है AgBr। आप कहोगे AgBr दोनों में, तो हाँ, एक जो कॉमन एग्जाम्पल है शॉर्टकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट का वो आपका AgBr है, वो आपको याद कर लेना है क्योंकि ये एक तरह का एक्सेप्शन है। इसके अलावा देखोगे आप क्लोराइड बार बार आएगा। शॉर्टकी डिफेक्ट जो है, जो शॉर्टकी डिफेक्ट है उसमें क्या आएगा, बार बार क्लोराइड आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, कि इनमें से किसमें क्या होता है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट देखने को मिलता है। सो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट का जो एक पॉपुलर एग्जाम्पल है और एक सिंगल एग्जाम्पल NCERT में मेंशन है वो है आपका आयरन का ऑक्साइड। ओके, तो जब आयरन के ऑक्साइड बनाए जाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, मेटल को हम थोड़ा कम मात्रा में लेते हैं और जो आपका ऑक्साइड होता है उसको थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं, जिसके कारण हम कहते हैं कि मेटल की एक तरह से डेफिशिएंसी हो गई, कमी हो गई। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द फ्रेंकल डिफेक्ट ऑन द डेंसिटी ऑफ द आयनिक सॉलिड, कि क्या इफेक्ट पड़ता है फ्रेंकल डिफेक्ट का किसी भी आयनिक सॉलिड के जो क्रिस्टल्स बने होते हैं उसकी डेंसिटी पे। तो मैं आपको बता दूंगा, इस दो बातें हमेशा याद रखोगे जिंदगी भर, कि जो आपका फ्रेंकल डिफेक्ट होता है उसमें क्या होता है, जो फ्रेंकल डिफेक्ट होता है ना उसमें क्योंकि अलग अलग साइज के आयन होते हैं, एक तो बड़े वाले होते हैं फिर छोटे बड़े छोटे। ठीक है, बड़े छोटे बड़े छोटे। तो छोटे वाले ऐसे होते हैं फ्रेंकी टाइप के, है ना, इधर उधर घूमने की आदत होती है।
तो यहाँ से भाग कर कहीं बीच उच में चले जाते हैं, बीच उच में, है ना, जहाँ रहना चाहिए वहाँ नहीं रहेंगे, कहीं और भाग जाएंगे, इधर उधर कूदने कादने। तो इसलिए क्या होता है कि जो छोटे वाले हैं वो इधर ही मतलब भाग गए, लेकिन फिर भी इसी घर में ही कहीं पे है, कहीं और भाग गए। तो ये होता है। तो इसलिए क्या होता है कि डेंसिटी जो है वो आपका नॉर्मल रहता है, ना बढ़ता है ना घटता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज योर द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल रिमेन्स अनचेंज्ड। वही शॉर्टकी, क्योंकि भैया फ्रेंकल और शॉर्टकी का हमेशा से याद करना ही पड़ेगा डिफरेंस। जो आपका शॉर्टकी डिफेक्ट होता है उसके बारे में ध्यान से सुन लो मेरे से। जो शॉर्टकी डिफेक्ट होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो आयन और जो आपके केटायन होते हैं दोनों के दोनों भाग जाते हैं, दोनों सिमिलर साइज में होते हैं ना। देखो मान लो सारे सिमिलर साइज में, केटायन है और एनायन है, ठीक है। ये भी देख लेते हैं, ये आपका केटायन है और फिर एनायन केटायन एनायन केटायन एनायन केटायन एनायन केटायन एनायन केटायन और एनायन, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसमें क्या होता है ना, एक केटायन भागता है तो केटायन के साथ क्या होता है, एनायन भी भाग जाती है। ऐसे मान लो दोनों के दोनों भाग गए, केटायन भागा तो एनायन के लिए मैं भी तेरे साथ भाग जाऊंगी, जस्ट लाइक दैट। तो इसमें क्या होगा कि जो आपके बराबर केटायन एनायन है वो भाग जाएंगे उस घर से, साथ ही में भाग गए। जितने भी भागने भाई साथ में भागोगे, अगर केटायन गए तो एनायन को भी जाना पड़ेगा ही उसके साथ में, समझ रहे हो, हिस्सा समझो। तो फिर बेसिकली क्या होगा कि एक तरह से डेंसिटी का डिफेक्ट, जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। भाई घर में भाई पहले 8 लोग थे, 8 कपल्स थे, और भाई केटायन भागा एनायन भी भाग गई, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, डेंसिटी थोड़ी सी घट गई। ओके, इस तरीके से हर बच्चा याद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 है कि शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है। देखो वही क्वेश्चन पूछ रहा है, शॉर्टकी डिफेक्ट कितनी बारी से हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखो फर्स्ट कह रहा है एन एनायन मूव्स टू इंटरस्टिशियल पोजीशन बिटवीन द लैटिस पॉइंट। नहीं, ऐसा नहीं होता, ये फ्रेंकल डिफेक्ट की बात कर रहा है। इलेक्ट्रॉन आर ट्रैप्ड, भैया ट्रैप्ड का तो कोई सीन ही नहीं है, गलत बोल रहा है ना। यहाँ पे बोल रहा है सम लैटिस साइट्स आर बैकिंग, कि कुछ जो घर थे वो खाली हो गए, कुछ जो रूम्स थे वो खाली हो गए क्योंकि कपल्स जो है वो भाग गए साथ में, है ना। तो हाँ ये सही है, जो आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 है टू गेट एन टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर, कि अब अगर आपको एन टाइप का सेमी कंडक्टर चाहिए, जर्मेनियम शुड बी डोप्ड विद, तो जर्मेनियम को किसके साथ आपको डोप्ड करना पड़ेगा। तो एक बात समझो, एन का मतलब, इसको लर्न करने का ट्रिक बता रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनोगे। एन का मतलब होता है नेगेटिव, ऐसा मानो तुम, होता कुछ नहीं है, बस मानते जाओ। एन का मतलब है नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन, मतलब जो एन वाला टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने चाहिए। और अगर हमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चाहिए तो हम इलेक्ट्रॉन जो आपके एक्सेस वाले ग्रुप्स हैं उनको पकड़ेंगे। इट्स मीन्स कि हम पीरियोडिक टेबल के 15th ग्रुप वालों को पकड़ेंगे। और 15th ग्रुप में कौन आते हैं, नप्पस सब भी आती है, ठीक है, नप्पस सब भी। मैंने इसी ट्रिक से याद कर रखा है, आपको जो भी याद है कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और इसमें से देखो ऑप्शन में देख लेते हैं, गैलियम नहीं, अर्सेनिक बिल्कुल, अस का मतलब क्या है, अर्सेनिक ही है, तो अर्सेनिक जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। वहीं अगर मुझसे पूछता कि नहीं पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, तो मैं क्या करती, पी का मतलब है पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब है कि क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन कम होनी चाहिए, तो हम 13 ग्रुप को पकड़ लेते जो कि आपका हो जाता बल्गा इंतल वाला ग्रुप। ओके, बल्गा इंतल, और हमारा काम बन जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर आर फॉर्म्ड व्हेन एसआई और जी आर डोप्ड विद। देखो दोबारा से पूछ रहा है कि पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कब बनेगा, अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम है तो उसको किसके साथ डोप्ड करें। पी का मतलब पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन कम होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन किस में कम होते हैं, ग्रुप 13th में जो होता है वो इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फेवर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस इन द सॉलिड स्टेट, कि आखिरकार ऐसा कौन सी कंडीशन है जो कि आपका क्या करता है, सॉलिड स्टेट की एग्जिस्टेंस को आपका जो है फेवर करता है, मतलब उसको सपोर्ट करता है कि भाई सॉलिड में ही रहो। हाई टेम्परेचर, भाई हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, एक बात बताओ, अगर एक बर्फ लिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या वो सॉलिड में रह जाएगा, नहीं रहेगा, गलत बोल रहा है, बिल्कुल कतई गलत। नेक्स्ट कह रहा है लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हाँ अगर मैं क्या करूँ, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर कर दूँ, है ना, माइनस का 16 डिग्री सेल्सियस कर दूँ, माइनस का 100 डिग्री सेल्सियस कर दूँ, पूरा बर्फ बन जाएगा, पानी भी बल्कि बर्फ बन जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है कोऑर्डिनेशन नंबर इन सीसीपी एंड एससीपी अरेंजमेंट ऑफ मेटल एटम आर रिस्पेक्टिवली। ये कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है सीसीपी और एससीपी का क्या होता है, ध्यान से समझो और रट लो, मैं तो कहती हूँ, जो बहुत कठिन बात नहीं है, सीसीपी और एससीपी का सेम ही है और वो है आपका 12 and 12। सो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 है एन एग्जाम्पल ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूब इज, कि जो आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूब होता है उसका कौन सा सही एग्जाम्पल है।
तो गाइज जो BCC का एग्जाम्पल है वो आपका सोडियम है। बेसिकली NCERT में सोडियम क्लोराइड का बहुत डिस्कशन है, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूब का भी एग्जाम्पल जो है सोडियम ही हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ 13 to 15 कंपाउंड। मतलब 13 से जो 15 वाले ग्रुप्स हैं उसका एग्जाम्पल नहीं है, बल्कि किसी और का एग्जाम्पल है ना। तो जैसे इन और सब, तो हाँ ये तो है नप्पा सभी वाले ग्रुप से, 15th वाले से आ जाएगा ये, है ना, नप्पा सभी ये भी है, जबकि ये नहीं है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। ओके, ये 13 ग्रुप से आ जाएगा, ये एल्यूमिनियम वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 है, द नंबर ऑफ एटम इन BCC अरेंजमेंट इज। BCC अरेंजमेंट में कितने एटम्स होते हैं। तो आपको पता है कि जो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन जाता है वो सबका मिला के 1 जाता है, ठीक है। बॉडी सेंटर में क्या है कि एक बॉडी के अंदर भी डाल रखा है। कॉर्नर पे जो थे वो तो ठीक है थे, लेकिन एक बीच में हमने और डाला था, तो टोटल 2 हो गए, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17 है कि फेस सेंटर्ड क्यूब यूनिट सेल एज लेंथ क्या होती है। भैया इसको रटना मारो, तीनों कंडीशन में एज लेंथ को रट मारो, क्योंकि पूछेगा ही पूछेगा एग्जामिनर, बहुत ही इजीली आप आंसर कर पाओगे। 4/√2r जो है वो इसका सही आंसर है। ओके, और सबका भी आप अच्छे से याद कर लेना गाइज, क्योंकि किसी का भी पूछ सकता है एग्जामिनर, क्योंकि उसका दिमाग खराब हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, अगर आपके पास एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है, यूनिट सेल इज शेयर्ड इक्वली बाय हाउ मेनी यूनिट सेल। तो फेस कितने होते हैं, एक बात बताइए, जो क्यूब होता है उसके अंदर कितने फेस होते हैं, और सारी बातें भाड़ में जाए, कितने फेस होते हैं। तो आप कहोगे हाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, बहुत ही बढ़िया। सो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द क्लोराइड आयन इन द NaCl क्रिस्टल। कितने होंगे, थोड़ी देर पहले सोडियम का पढ़ा था, अब क्लोराइड का पढ़ लो, 6 ही होता है, ठीक है, दोनों का 6 होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 है, अगर जेड आपका नंबर ऑफ एटम है यूनिट सेल में, दैट रिप्रेजेंट द क्लोजेस्ट पैकिंग सीक्वेंस। हमने जो सीक्वेंस करी है क्लोजेस्ट पैकिंग सीक्वेंस से ABC वाला, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आपको बताने हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो आपका जो भी एटॉमिक नंबर है या जो नंबर ऑफ एटम है उसके 2 गुना होता है, जितना भी रहे। ये एक ट्रिक है याद करने का, ये जो भी समझो वो ट्रिक ही है बेसिकली। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। अगर इसी जगह पे हमसे पूछा जाता कि नहीं हमें तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बताओ, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, जितना आपका नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतने ही आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं। तो उस केस में आपका आंसर जो सही जाता है दैट इज योर जेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, विच हैज द नो रोटेशन ऑफ सिमेट्री। कि इनमें से कौन है जिसका रोटेशन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है। ओके, देखो हेक्सागोनल तो इसका तो होता है, ऑर्थोरोम्बिक का भी होता है, क्यूबिक का बिल्कुल होता है, ट्राइक्लिनिक का बिल्कुल नहीं होता। सो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है विच टाइप ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट इज इंडिकेटेड इन द डायग्राम बिलो। ओके, NCERT का डायरेक्ट फिगर है और ध्यान से खुद भी देख लो, यहाँ पे क्या हो रखी है, थोड़े केटायन और थोड़े एनायन, जितने केटायन उतने एनायन साथ में भग गए हैं। किस केस में ऐसा होता है भाई, शॉर्ट की डिफेक्ट के केस में होता है ना, शॉर्ट की डिफेक्ट में ऐसा होता है, शॉर्ट हो जाते हैं, भाग जाते हैं लोग बाग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, इन अ सॉलिड लैटिस द केटायन हैज लेफ्ट अ लैटिस साइड एंड इज लोकेटेड एट द इंटरस्टिशियल पोजीशन, द लैटिस डिफेक्ट इज। क्या हुआ है कि जो छोटे वाले आयंस थे वो भाग गए और किसी इंटरस्टिशियल पोजीशन पे चले गए। तो ये किस केस में होता है भाई, ये फ्रैंकल वाले केस में होता है, दिक्कत क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, the coordination number of the metal crystallizing in the hexagonal close packing structure are। hexagonal close packing structure में coordination number क्या होता है, that is your 12। कोई दिक्कत नहीं दे रही है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। किसी भी मेटल में जब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, थोड़ी देर पहले बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, इन अ ट्राइगोनल क्रिस्टल। ये बहुत ही अजीब सा एक टेबल है आपकी NCERT में जिससे ये क्वेश्चन उठाया गया है। बहुत ही कम चांसेस है कि इस तरह के क्वेश्चंस आए, बट इन केस की अगर आता है तो आपको ट्राइगोनल क्रिस्टल वाला पूछने का ज़्यादा चांस है। इसलिए मैं चाह रही थी कि आप लोग ये वाला तो कम से कम कर ही दो, ठीक है, और इसको रट मारो, अगर आएगा तो यही आएगा, क्योंकि तो इसलिए देख लो इसका जो इसमें क्या होता है कि जो A है, B है और C है वो तीनों बराबर होते हैं। जो अल्फा बीटा और गामा एंगल होता है वो तीनों बराबर तो होते हैं लेकिन वो 90 के बराबर नहीं होते हैं। बस ये कंडीशन कैसे भी रट मारो और सारी चीज़ें इग्नोर कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 26 है द अपीयरेंस ऑफ कलर इन द सॉलिड अल्कली मेटल हैलाइड इज जनरली ड्यू टू, कि आखिरकार जो सॉलिड अल्कली मेटल्स होते हैं उनमें हमें कभी कभी कलर दिखाई पड़ता है, क्यों? उसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, एफ सेंटर्स पाए जाते हैं कुछ, जहाँ से क्या हो गए हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स भाग गए हैं, जिसके कारण कि क्योंकि वो भाग गए हैं ना अपनी ऑर्बिट से, दैट्स वाई उनके कारण क्या होता है, कुछ कलर्स वहाँ पे आपको दिखाई पड़ते हैं। सो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर द स्पेस ऑक्यूपाइड इज अबाउट, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में स्पेस कितना होता है? तो वो आपका होता है 68%। तीनों केसेस में रट मारोगे, अभी बॉडी सेंटर का मेरे साथ लर्न करोगे, 68% होता है तो होता है, बात के लिए आप लोग कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है टू गेट द एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, अगर हमें चाहिए, एन का मतलब ही है इलेक्ट्रॉन चाहिए बहुत सारा, फ्रॉम द सिलिकॉन इट शुड बी डोप्ड विद द एलिमेंट हैविंग द बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ, तो भाई जो आपका एन टाइप है उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चाहिए, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चाहिए इसका मतलब है कि 15 ग्रुप चाहिए। अब 15 ग्रुप चाहिए तो जो आपका 15 ग्रुप होता है वो समझने वाली बात है कि 15 ग्रुप में मान लीजिए नाइट्रोजन आपका है, तो नाइट्रोजन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके पास 5 होता है। ओके, तो घुमा के थोड़ा सा पूछा गया बट इतना कठिन नहीं है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। ओके, केमिस्ट्री क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 जो कि है आपका सॉल्यूशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। सो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द मोलारिटी, फॉर्मेलिटी एंड द मोल फ्रैक्शन, जहाँ पर कि आपको सिंबलाइज भी किया गया है कि मोलालिटी को हम स्मॉल m से दिखा रहे हैं, मोलारिटी को कैपिटल M से, फॉर्मेलिटी को कैपिटल F से एंड मोल फ्रैक्शन को x से, दोज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर आर। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि इनमें से कौन ऐसा है जो कि आपका टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, इट्स मीन्स कि वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आता है तो आपको जो है इन सबके फॉर्मूला याद होने चाहिए, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। क्योंकि इनमें से जिस भी फॉर्मूला में आपको जो है कभी भी दिख जाए कि वॉल्यूम जो है वो आपको यूज़ करना पड़ रहा है, तो इट्स मीन्स कि वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा कि एक गैस लॉ इक्वेशन होता है PV = nRT, मतलब अगर कोई चीज़ वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है तो इनडायरेक्टली टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मोलारिटी का, उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। इट्स मीन्स कि यहाँ पर वॉल्यूम मेंशन है कि, तो इसलिए क्या होगा कि ये आपका डिपेंडेंट होगा टेम्परेचर पे। ओके, तो इसलिए ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ फॉर्मेलिटी की, जो कि हमारे सिलेबस में ही नहीं है, तो इसे हम इग्नोर मार सकते हैं। लेकिन अगर थर्ड बात करें मोलालिटी की, तो मोलालिटी जो होता है वो आपका क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सोल्यूशन इन kg। तो वहाँ पर हम लोग वेट यूज़ करते हैं क्योंकि हम लोग जो है वजन यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर वॉल्यूम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा टेम्परेचर के। और इस तरीके से जो मोल फ्रैक्शन है उसमें भी सिंपली आपका क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल मोल्स आपको लेने होते हैं, जहाँ पर कि कहीं पर भी आपको वॉल्यूम नहीं लेना पड़ता है। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। डी वाला तो वैसे ही मोलारिटी इसमें आ गया, तो ये दोबारा से आपका इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एन आइडियल सोल्यूशन, कि इनमें से कौन सी कंडीशन जो है वो आइडियल सोल्यूशन के द्वारा सेटिस्फाई नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि यार जो डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग होता है वो 0 होता है। तो हाँ, सही कह रहा है, एनसीईआरटी ने बोला भी है कि जो इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ द प्योर कंपोनेंट टू फॉर्म द सोल्यूशन वो 0 होना चाहिए अगर कोई सोल्यूशन सच में आइडियल होना चाहता है। तो हाँ, ये वाला तो ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट कह रहा है कि डेल्टा V मिक्सिंग 0 होना चाहिए, इट्स मीन्स कि जो वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग है वो 0 होना चाहिए, तो ये भी ठीक कह रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं दे रहा है। राउल्ट्स लॉ को फॉलो करना चाहिए, जी हाँ बिल्कुल करना चाहिए। फोर्थ वाला ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ एन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, क्या ही बदतमीजी है भाई, अगर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना रहा है इट्स मीन्स कि वो नॉन आइडियल सोल्यूशन है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में जो है नॉन आइडियल वाले सोल्यूशन के पैरा में ही एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में बताया गया है। ओके, तो इसलिए जो है ये वाली चीज़ गलत है, इसलिए हमारे लिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगी, कई बच्चों को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में नहीं पता है, तो यहाँ पर समझ लेते हैं कि बेसिकली एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है। ओके, तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में बताया जाता है गाइस कि ये एक तरह का बाइनरी मिक्सचर होता है। ठीक है, कैसा मिक्सचर होता है, बाइनरी
मिक्सचर आपका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एजियोट्रॉफिक मिक्सचर। और इसमें क्या होता है, सेम कॉम्पोजिशन होता है, चाहे लिक्विड फेज की बात करें चाहे वेपर फेज में, और वो दोनों के दोनों क्या होते हैं, बॉईल होते हैं एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। तो जब हम इसको सेपरेट करना चाहते हैं तो ये दोनों के दोनों सेपरेट हो ही नहीं पाते और हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत देते हैं। ओके, इसी को कहा जाता है एजियोट्रॉफिक मिक्सचर। हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ ले कि व्हाट इज द एजियोट्रॉफिक मिक्सचर, और आपको ऑप्शन में दे दे बाइनरी मिक्सचर या कुछ भी ऑप्शन में दे दे, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एजियोट्रॉफिक मिक्सचर ऑफ वाटर एंड इथेनॉल इज लेस देन दैट ऑफ द वाटर एंड इथेनॉल द मिक्सचर सोर्स। तो आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक एजियोट्रॉफिक मिक्सचर है, अच्छा अच्छी बात है ना। कह रहा है वाटर एंड इथेनॉल का, बहुत ही बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं दे रहा है। कह रहा है कि लेस देन दैट ऑफ द वाटर एंड इथेनॉल जो है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया है। अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया है, इसका क्या मतलब है, अगर बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया इट्स मीन्स कि अब कम टेम्परेचर पे ही उस वो जो है वो वेपर बनाने लगेगा। इट्स मीन्स कि वेपर जो है, जो वेपर प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, है ना। अगर वेपर प्रेशर बढ़ गया तो इट्स मीन्स कि वो पॉजिटिव डेविएशन है। क्या ये बात समझ में आ रही है? आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन इज जनरली मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन को हम लोग किस यूनिट में नापते हैं? फर्स्ट हमसे कहा जा रहा है मास परसेंटेज, बिल्कुल नहीं, इतना भारी यूनिट हम क्यों लेंगे। वॉल्यूम परसेंटेज, नो। वॉल्यूम फ्रैक्शन, नॉट एट ऑल। पीपीएम, जी हाँ, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन को जब भी हमें नापना होता है हम लोग पार्ट्स पर मिलियन में नापते हैं, क्योंकि पोल्यूशन ऐसे जितना बहुत ज़्यादा नहीं होता है ना, थोड़े थोड़े छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम पार्ट्स पर मिलियन में कंसीडर करते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एटॉमिक मास इज इक्वल टू, कि एटॉमिक मास किसके बराबर होता है। बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी, सम ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ऑफ एन एटम। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, द लॉ विच इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड एंड प्रेशर इज। तो एक कौन सा ऐसा पूछा जा रहा है कि आपका रिलेशन देता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस ऑफ लिक्विड एंड प्रेशर में। ओके, उस लॉ को क्या कहा जाता है? तो गाइज आपकी इस चैप्टर में 2 ही लॉ, एक तो हेनरी लॉ है, एक राउल्ट्स लॉ है, और सारे तो बकवास के लॉ है जिसपे आपको इग्नोर मार सकते, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि बोल रहा है लिक्विड फेज में एंड प्रेशर की बात कर रहा है, सो इट्स डेफिनेटली हेनरी लॉ। ओके, हेनरी लॉ की बात हो रही है। एंड हेनरी लॉ क्या बोलता है? हेनरी लॉ बोलता है कि जो अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो आपकी जो सॉल्युबिलिटी है वो भी बढ़ती हुई चली जाएगी। जैसे कि कोको कोला के वाटर में होता है कि हम कोको कोला जो हम लोग पीते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि हम लोग प्रेशर से उसके अंदर बहुत सारा गैस डाल देते हैं, तो उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, उसके अंदर वो घुल जाता है वो गैस, ठीक है। फिर जैसे हम खोलते हैं सारा गैस एक साथ बाहर निकल आता है। तो जितने भी एप्लीकेशंस हैं हेनरीज लॉ के वो आप लोग लर्न कर लेंगे, हो सकता है कि आपके एग्जाम्स में पूछा जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन component is directly proportional to its mole fraction, this is known as। तो ये वाला लॉ कौन सा है? डेफिनेटली राउल्ट्स लॉ है। हेनरी लॉ के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ ही रहा होगा कि जो प्रेशर है वो बेसिकली मोल फ्रिक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोल फ्रिक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन शोज द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करता है? आपकी एनसीईआरटी एक सिंगल एग्जाम्पल बताती है पॉजिटिव डेविएशन का, दैट इज योर एसीटोन प्लस इथेनॉल, जो कि हर बच्चा अच्छे से रट्टा मार लेगा आज के दिन में ही। सभी बच्चा जो है कमेंट में लिख के जाएगा कि यस मैम हम लोग पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन दोनों के एग्जाम्पल लर्न कर लेंगे। नेगेटिव डेविएशन का भी मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के सामने एक बार मैं लिख दूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा रिमाइंड हो जाए, जो बच्चा 1-2 बार पढ़ा हुआ होगा, जिसने नहीं पढ़ा उसे भी पता चल जाएगा। नेगेटिव डेविएशन का जो आपका एग्जाम्पल है एनसीईआरटी वाला ही मैं बताऊंगी, फिनॉल प्लस में एनिलीन। ओके, बहुत ही इजी है याद करने में, दोनों के दोनों क्या है बेसिकली NH2 ग्रुप वाले ही, मतलब इसमें एमीन ग्रुप ही लगा हुआ रहता है। फिनॉल है तो उसमें अल्कोहल है और एनिलीन में क्या है आपके NH3 ग्रुप लगा हुआ होता है। ओके, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन भी इसका एग्जाम्पल है जो कि आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। 2 ही एग्जाम्पल एनसीईआरटी में है,
कोई भी बच्चा ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बनेगा, सिर्फ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल लर्न करके जाओगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि एक प्लांट सेल श्रिंक करता है व्हेन इट इज कैप्ड इन, कि एक प्लांट सेल कब श्रिंक कर जाएगा। एक बात बताओ, श्रिंक का क्या मतलब है कि वो और पतला हो गया, उससे पानी निकल गया होगा। पानी क्यों निकला होगा? हो सकता है कि जो बाहर का सोल्यूशन है, प्लांट सेल का बाहर का जो सोल्यूशन है, उसमें क्या हुआ होगा कि बहुत ही कम पानी रहा होगा, सोल्यूट ज़्यादा रहा होगा, तो इसीलिए प्लांट सेल का जो पानी है वो निकल के दूसरी तरफ गया होगा। इट्स मीन्स कि डेफिनेटली वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन रहा होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन कैन बी इंक्रीज्ड बाई, कि आखिरकार किसी भी सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो आपका फॉर्मूला होता है दैट इज योर पाई इज इक्वल्स टू CRT, जहाँ पर C जो होता है वो आपका होता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं? एक बात सोचो, ऑफकोर्स सोल्यूट का मॉलिक्यूल अगर मैं बढ़ाऊंगी तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ज़्यादा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बन जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है स्प्रिंकलिंग ऑफ सॉल्ट हेल्प इन क्लियरिंग द स्नो कवर रोड इन हिल्स, द फिनोमिना इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ। तो क्या होता है कि जैसे आप पहाड़ी क्षेत्रों पे जाओगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्नो गिर रहा है, तो ताकि मतलब जो रोड है वो बिल्कुल कवर्ड ना हो जाए स्नो से, तो लोग बाग लाइक आ ही नहीं पाएंगे। तो वहाँ पर थोड़ा थोड़ा जो कुछ लोग होते हैं मैनेजमेंट वाले, वो थोड़ा थोड़ा नमक उस पर छिड़कते रहते हैं। तो कहा जा रहा है कि यार नमक क्यों छिड़कते हैं, व्हाट्स द प्रॉब्लम, कह रहे हैं व्हाट इज द फिनोमिना बिहाइंड दैट, कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनके जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ स्नो है वो घट जाए। मतलब अब बहुत ही ज़्यादा कम टेम्परेचर, जब माइनस में और ज़्यादा कम टेम्परेचर होगा तभी जाके वो जो स्नो है वो जम पाएगा। इट्स मीन्स कि हमने फ्रीजिंग पॉइंट को और ज़्यादा घटा दिया है, माइनस में कर दिया है, ताकि स्नो जम ही ना पाए और मतलब वो पानी की तरह ही लिक्विड फ्लो में बह जाए। ओके, तो यही इसके पीछे का फिनोमिना होता है जो आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। फर्स्ट है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, क्या है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। साथ में आपके पास है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो कि आपका सेकेंड है। ओके, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो कि आपका एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ही है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं थर्ड की बात करूँ, थर्ड है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, लाइक बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना है ना, बॉइलिंग पॉइंट का क्या करना, बढ़ जाना। एंड इसके अलावा फोर्थ है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आपको ऑप्शन में गाइज इन चारों में से जो भी दिख रहा है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे मेरे को ऑस्मोटिक प्रेशर दिखाई पड़ रहा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, इट्स मीन्स कि वॉल्यूम पे डिपेंड भी नहीं करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज योर मोलालिटी, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन भी है। अगला क्वेश्चन है द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट डिपेंड्स अपन, कि जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे वो डिपेंड करता है, क्योंकि वो एक तरह का कांस्टेंट है। ठीक है, तो वो आपके नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे ही सिर्फ डिपेंड करता है। सो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर बी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन इज। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपको क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन का। 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन का मतलब होगा कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट के हमारे पास कितने मोल्स हैं, 1 मोल है, जो कि आपका 1 kg ऑफ वाटर में प्रेजेंट है। ओके, कितना वाटर है आपका, 1 kg ऑफ वाटर में वो प्रेजेंट है। तो अगर मुझे मोल्स निकालने हैं तो सिंपल सी बात है, मोल्स का आपका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो 1 है ना, नीचे टोटल मोल्स चाहिए। तो टोटल मोल्स में जो 1 मोल्स है वो आपके सॉल्यूट के हैं। अगर मैं बात करूँ कि मुझे जो मोल्स हैं वो आपके चाहिए वाटर का, तो वाटर का मोल्स निकालने के लिए हम गिवन मास अपॉन में मोलर मास वाला लगा सकते हैं। तो गिवन मास है कि वो 1000 ग्राम्स है। ओके, एंड साथ में हमारा जो मोलर मास होता है वाटर का वो 18 होता है। H2O के अकॉर्डिंग देखोगे तो
गाइज जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा ऊपर 18 एंड नीचे आ जाएगा 1018 एंड इसको फाइनली जब आप लोग सॉल्व करोगे यू विल गेट द 0.018 इन योर फाइनल आंसर। ओके, सो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही कठिन क्वेश्चन नहीं है, बट चाहो तो इसको डायरेक्टली रट सकते हो ताकि आप फटाफट से अपने एग्जाम में बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओ। हमारा यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। एन आइडियल सॉल्यूशन इज फॉर्म व्हेन इट्स कॉम्पोनेंट। पूछा जा रहा है कि यार आइडियल सॉल्यूशन कब बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट वाला बोल रहा है कि नो वॉल्यूम चेंज होना चाहिए, वॉल्यूम में किसी तरह का चेंज नहीं आना चाहिए। सेकंड कह रहा है इंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। थर्ड कह रहा है कि दोनों ही कैरेक्टर को फॉलो करना चाहिए ऊपर वाले। डी कह रहा है हैविंग द हाई सॉल्युबिलिटी। तो भाई दोनों को फॉलो करना चाहिए। पहले ही बताया डेल्टा एच 0 होना चाहिए, जो डेल्टा वी है वो भी 0 होना चाहिए। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ए सोल्यूशन ऑफ एसीटोन इन इथेनॉल। थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि गाइज ये जो है वो आपकी क्या करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन को शो करते हैं। सो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है इफ़ मोलैलिटी of the dilute solution is double the value of the molar depression constant will be। कि अगर मैं क्या करूँ कि जो मेरा मोलैलिटी ऑफ dilute solution है उसको डबल कर दूँ, है ना, तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। गाइज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको कोई मतलब नहीं है तुम क्या कर रहे हो अपने सॉल्यूशन के साथ, है ना। वो एक तरह का कांस्टेंट है तो वो डेफिनेटली अनचेंज्ड रहेगा, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर सी, अनचेंज्ड हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। प्योर वाटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय। अगर आपने क्या करा, समुंदर का पानी लाया, उसको साफ करना है तो कैसे करोगे। तो कहा जाता है कि उसके लिए आप रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस अगर करते हैं तो लाइक आपका काम हो जाएगा एंड आपका जो वाटर है वो प्योरीफाई हो जाएगा। जो आप लोग आरओ लगाते हो, आरओ का मतलब ही होता है कि आपका रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसका मतलब है कि हाँ वो पानी को साफ करने वाला एक चीज़ है, यंत्र है, तंत्र है, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर सी। आरओ का फुल फॉर्म सब बच्चा जान लो, सबको बताओ जितने लोगों को बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है ब्लड सेल रिटेन देयर नॉर्मल शेप इन सॉल्यूशन विच आर। कि एक ब्लड सेल है और उसका नॉर्मल शेप है, वाई, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। तो कोई भी चीज़ अगर अपने नॉर्मल शेप में ना श्रिंक कर रही है ना सॉलो कर रही है तो इट्स मीन्स कि डेफिनेटली वो एक आइसोटोनिक सोल्यूशन के अंदर रखी है, क्योंकि आइसो का मतलब होता है सेम, कि वो जैसे है वो वैसे ही है, एक नॉर्मल शेप में ही है, सेम शेप में है, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। केमिस्ट्री क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 जो कि आपका डीपी ब्लॉक के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर ऑफ हेलोजन एसिड इज। तो यहाँ पर आपको कुछ हेलोजन एसिड्स दिए गए हैं और आपको क्या करना है, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर में लगाना है। रिड्यूसिंग पावर का मतलब होता है कि आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप दूसरों को रिड्यूस कर पाओ, मतलब आपके अंदर पावर है कि आप दूसरों को रिड्यूस कर पाओ। तो जब आप दूसरों को रिड्यूस कर रहे होगे तो इट्स मीन्स कि आपको खुद जो है ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, है ना। एंड ऑक्सीडाइज का क्या मतलब होता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करना पड़ेगा, है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको करना पड़ेगा। इसको आप चाहो तो एक ट्रिक से भी याद कर सकते हो, ओएल अगर आप याद रखते हो तो हो जाएगा कि ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड आपको याद करना पड़ेगा रिग का मतलब होता है रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस बच्चे को कंफ्यूजन हो रही है वो इस ट्रिक से का यूज करके इजीली याद कर सकते हैं। तो अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन अच्छा कर पाएगा ये सोचो। तो भाई जो HI है वो अच्छे से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर पाएगा। क्यों भाई, क्योंकि HI के बीच जो बॉन्ड लेंथ होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। मान लो ये H है और आपको पता है I का साइज कितना ज़्यादा बड़ा होता है, तो इनके बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है बहुत ही कम है, एक अच्छा बॉन्ड नहीं बन पाया है। तो जब अच्छा बॉन्ड नहीं बन पाया तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, भाग भाग के कहीं और चले जाएंगे। तो इट्स मीन्स कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत इजी हो जाएगा HI में। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। HI का सबसे ज़्यादा होगा, देन HBr का, देन HCl का, देन HF का। HF क्योंकि सेम साइज के हैं तो दोनों के बॉन्ड बीच में जो बॉन्ड बनेगा बहुत ही अच्छा बनेगा, है ना। अगर दो फ्रेंड सेम साइज के हों तो अच्छा बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड, हीलियम इज प्रिफर्ड टू बी यूज्ड इन बलून्स
इंस्टीड ऑफ हाइड्रोजन बिकॉज इट इज, कि आखिरकार हीलियम्स को क्यों बलून्स में भरा जाता है हाइड्रोजन की जगह पे। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है कि वो इनकम्बस्टेबल है, नेक्स्ट है कि लाइटर देन हाइड्रोजन है इसलिए, और उसके अलावा है कि मोर अबंडेंट देन हाइड्रोजन है इसलिए हम भर देते हैं क्योंकि ज़्यादा अवेलेबल है। फोर्थ है कि नॉन पोलराइजेबल है। तो यहाँ पर जो एक्चुअल रीजन है वो आपका होता है इनकम्बस्टेबल है, क्योंकि जो आपका हीलियम होता है वो इनर्ट गैस होता है, वो किसी चीज़ से रिएक्ट नहीं करेगा, वो किसी भी चीज़ से रिएक्ट नहीं करेगा, तो आसानी से आप हीलियम को भर सकते हो। वहीं जो हाइड्रोजन है वो रिएक्ट करके कई बार क्या होता है, जल जाता है, तो उस केस में प्रॉब्लम आ जाएंगी। दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं, हीलियम को ही प्रेफर करते हैं कि बलून्स में भरने के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द फॉर्मेशन ऑफ O2 पॉजिटिव PTF6 माइनस इज द बेसिस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट जेनॉन कंपाउंड, दिस इज बिकॉज। तो आपको पता है कि वहाँ पे क्या होता है, जो नील बार्टलेट थे उन्होंने मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो, तो उन्होंने देखा कि यार जब ये आपका जो है बॉन्ड बना सकता है तो जेनॉन आखिरकार क्यों नहीं बॉन्ड बना सकता, क्यों ऐसा ऐसा उन्होंने क्यों कहा था, क्योंकि बेसिकली इसके पीछे का रीज़न ये था कि जो O2 होता है और जेनॉन होता है, दोनों की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो लगभग सेम होती है। तो उन्होंने कहा कि जब O2 बॉन्ड बना सकता है तो फिर इट्स मीन्स कि जेनॉन भी बॉन्ड बना के ही रहेगा। तो उन्होंने ऐसा करके देखा, फिर उन्होंने पता चला कि हाँ बॉन्ड बना पा रहा है। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरीन डिफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द हेलोजन इन सम ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज, दिस इज ड्यू टू। तो आपको बोला जा रहा है कि फ्लोरीन जो है वो और जो हमारे सारे हेलोजन्स होते हैं उससे अलग होता है, क्यों, आखिरकार इसके पीछे का रीज़न क्या है। फर्स्ट बोलता है कि यार उसका स्मॉलर साइज होता है और बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इसलिए जो होता है कि वो सबसे अलग होता है। सही कह रहा है ना, बिल्कुल सही कह रहा है। नेक्स्ट है कि डी ऑर्बिटल भी नहीं होता उसके पास, बहुत ही सही। लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर जो आपका ऑल ऑफ दीज है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बोरोन शोज डायगोनल रिलेशनशिप विद, कि आखिरकार जो बोरोन है वो किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है। डायगोनल रिलेशनशिप से हो सकता है कि इस बार एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तो वो जो बोरोन है वो क्या करता है, जैसे बलगा इंतल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उसके बगल वाला ग्रुप क्या है, बोरोन कार्बन क सी और गेसन। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप देखोगे कि इसका जो एसोसिएशन है वो इसके साथ बनेगा। इट्स मीन्स कि बोरोन का जो डायगोनल रिलेशनशिप होता है वो सिलिकॉन के साथ होता है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कैटिनेशन प्रॉपर्टीज इज मैक्सिमम इन, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा किस में होती है, आपको पता है कार्बन में होती है, बहुत सारे कार्बन। कैटिनेशन का मतलब होता है कि अपने आप जैसे ही एलिमेंट से बार बार आप जुड़ रहे हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग कैटिनेशन की प्रॉपर्टी, जो कि कार्बन सबसे ज़्यादा शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शेप ऑफ XeF4 इज, कि जो XeF4 होता है उसका जो बेसिकली शेप क्या होता है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा, तभी आप कर पाओगे। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ उसको करने की, अगर आप चाहो तो इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। जैसे जेनॉन है तो जेनॉन के पास क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट सेल में, अगर हम बात करें। फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 होते हैं। तो यहाँ पर 7 को 4 से गुना करो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, टोटल 4 फ्लोरीन हैं, तो 7 चौक 28 हो जाएगा। अब 28 और 8 को जोड़ दो, ठीक है, 28 और 8 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब क्या करो, 36 को आप लोग 8 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 चौक 32, 8 चौक 32 हो जाएगा आपका। साथ में क्या होगा, यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा आपका 4 का, जिसको आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाएगा दैट इज़ योर sp3, और यहाँ पे कितना हो गया, sp3d, है ना, 3 4 और 5 6, sp3d2 हो जाएगा। ओके, लेकिन क्योंकि XeF4 आपको बनाना है, तो XeF4 जब आप बनाओगे इसका मतलब ये है कि 2 लोन पेयर आपके पास होने चाहिए, तो 2 लोन पेयर यहाँ पे लगा देंगे, और ये जो 4 है F फ्लोरीन का वो यहाँ पे आप लोग लगा देंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि किस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है, आपका स्क्वायर प्लेनर वाला बन रहा है। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो आपके लिए सही हो जाएगा। गाइज, इस ट्रिक में आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके जो आपने टोटल नंबर निकाले हैं, क्योंकि Xe मतलब जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो आप सम निकालोगे, अगर वो आपका 56 से कम आएगा तो आप क्या करोगे, उसको 8 से डिवाइड करोगे। ओके, अगर आपका 56 से कम आया तो आप लोग 8 से डिवाइड करोगे। अगर आपका 56 से ज़्यादा आ गया, ओके, 56 से क्या हुआ, वो आपका ज़्यादा आ गया, तो आप लोग 18 से डिवाइड करोगे। वहीं अगर आपका जो है 8 या 8 से कम आएगा तो आप लोग क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे। अगर ये तरीका आप अपनाते हो तो आप इस पर्टिकुलर ट्रिक को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि इनमें से कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। तो आपको पता है कि फ़ोन जो है
फोन अगर हाइड्रोजन के साथ रहा तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। इट्स मीन्स फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अगर हाइड्रोजन के साथ है तो उनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो यहाँ पर फोन में कौन आ जाएगा, ये तीनों आ जाएंगे। क्लोरीन तो बिल्कुल नहीं होता है, तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज लिक्विड एट द नॉर्मल टेम्परेचर, कि कौन सा वाला ऐसा एलिमेंट है जो कि लिक्विड होता है एट द नॉर्मल टेम्परेचर। तो ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि जो आपका मरकरी होता है वो आपका क्या होता है, लिक्विड होता है आपके रूम टेम्परेचर पे। क्वेश्चन नंबर 10 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट बेसिक, कि इनमें से सबसे जो है लीस्ट बेसिक कौन है, मतलब सबसे कम बेसिक कौन है। तो सबसे कम बेसिक निकालने के लिए, बेसिक का क्या मतलब होता है, बेसिक का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहिए, जैसे आपके जो एसिड होते हैं वो तो क्या करते हैं कि आपके हाइड्रोजन को देते हैं और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, और ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को आपका दे देता है। ओके, इस क्वेश्चन में जो आप सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो कि जो आपका आयोडीन होता है, फर्स्टली बेसिक जो होते हैं वो आपके क्या करने चाहिए, इलेक्ट्रॉन को क्या करने चाहिए कि आपका क्योंकि एसिड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहिए और यहाँ पर डोनेट करना चाहिए। तो बेसिक वो अच्छा होगा जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाएगा, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर पाएगा वो लीस्ट बेसिक होगा। तो NI3 के केस में आप देखो कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरे इतने बड़े स्ट्रक्चर में पूरा पूरा फैला हुआ है, तो अब इस तरीके से आप कैसे ही इलेक्ट्रॉन दे पाओगे, किसी और को इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाओगे। तो उस केस में क्या होगा कि NI3 जो है वो आपका लीस्ट बेसिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि H2SO4 क्या है, क्या वो एक एसिड है कि वो एक बेस है। ऑफकोर्स वो एसिड है, बहुत ही बढ़िया वाला एसिड है, बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन फ्री स्टेट इन द नेचर, कि आखिरकार इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो कि आपका फ्री स्टेट इन नेचर पाया जाता है, मतलब हमारे नेचर में वो फ्री स्टेट में होता है, वो कभी भी आपको किसी से कंबाइन नहीं मिलेगा, रिएक्शन के साथ नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका नीचे वाले एलिमेंट होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, जो गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, वो आपके फ्री स्टेट में आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर जो गोल्ड है वो आपके ऑप्शन में है, तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि इनमें से कौन सा जो है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करना चाहिए और खुद को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। रिड्यूस का मतलब क्या करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली कर पाएगा। तो कौन इजीली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर पाएगा उसके बारे में आपको बताना है। तो आपको पता है कि फ्लोरीन जो है वो अच्छे से इलेक्ट्रॉन को गेन कर पाता है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है अरेंज द फॉलोइंग हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16th एलिमेंट इन ऑर्डर टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी। तो अगर फॉलोइंग हाइड्राइड में ये ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स हैं, आपको जो है इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी में इनको लगाना है कि किसकी स्टेबिलिटी जो है वो अच्छी होगी। ओके, तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि जो आपका जैसे H2O है, यहाँ पे जो आपका हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, लाइक यहाँ पे देख लेते हैं डी वाले ऑप्शन को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या है कि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन की काफ़ी अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी, जिसके कारण कि क्या होगा, यहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाएंगे तो उस टाइम पे क्या होगा कि वो जो हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैपेसिटी है वो भी घट जाएगी और अच्छे से बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। दैट्स वाई यहाँ पर जो सही आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इन सल्फर हेक्साफ्लोराइड इज, कि सल्फर के हेक्साफ्लोराइड में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो यहाँ पे दोबारा से उस ट्रिक को मैं यूज़ करके निकालती हूँ, आप लोग देखना कि किस तरीके से किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर मैंने सल्फर ले लिया और साथ में SF6 हमें लेना है। तो 7 6 कितना हो जाएगा, 7 गुना में 6 जो कि हो जाएगा 7 5 35, 7 6 42। और यहाँ पर अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो जो ऑक्सीजन होता है आपका, ऑक्सीजन के कंसीडर करके कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में रहेंगे। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो अंदर भर आएंगे और 6 वाला क्या है कि आपके फर्स्ट वाले आउटर मोस्ट शेल में जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। 6 प्लस में आपको क्या करना है, 42 करना है, जो कि आ जाएगा 48 जो है इसको, क्योंकि 56 से कम है तो आपको 8 से डिवाइड करना है। तो 8 5 40, 8 6 48। इट्स मीन्स कि 6 टाइम में आपका ये पूरा चला जाएगा। और 6 का क्या मतलब है, 6 को आप sp3 के अकॉर्डिंग सेट करेंगे, sp3 तो हो ही जाएगा, है ना। 4 के लिए हो गया sp3 और साथ में जाएगा D2, है ना, टोटल 6 करने के लिए। तो यहाँ पर जो सही हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी सल्फर हेक्साफ्लोराइड की, दैट इज sp3d2। और यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कि इनमें से कौन सा है जो कि करेक्टली मैच नहीं है। तो फर्स्ट देखो एसिडिक ऑक्साइड्स, क्या ये सब एसिडिक ऑक्साइड्स हैं,
तो ऑफकोर्स ये सब एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल सही कह रहा है। क्या ये सब बेसिक ऑक्साइड्स हैं? तो हाँ, ये बेसिक ऑक्साइड्स हैं। क्या ये सब न्यूट्रल ऑक्साइड हैं? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जो आपके न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं दैट इज़ योर NO या N2O होते हैं। BeO कहाँ से ही आ गया है ना, BeO का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो कतई गलत है। तो इसलिए क्या होगा कि यहाँ पर जो C ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड की बात करें तो ये जो है सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एल्युमिनियम है, टिन है और जिंक है। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो। एम्फोटेरिक ऑक्साइड को लर्न करने का जो तरीका है दैट इज़ योर सुनो, रेड, जीन्स, आलिया, क्यों बेईमानी करती हो, है ना, क्यों बेईमानी करती हो, वो आपको याद कर लेना है। तो ये जो सारे ऑक्साइड्स होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। इस ट्रिक से आप इसको लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, सल्फर मॉलिक्यूल इज, कि सल्फर का मॉलिक्यूल कैसा होता है। तो आपको पता है कि जो सल्फर है वो S8 की फॉर्म में पाया जाता है। इट्स मीन्स कि वो ऑक्टा एटॉमिक होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है द आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर इज, कि इनमें से कौन सा आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर है। इट्स मीन्स कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के दोनों में जो है सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे चाहो तो आप 1 बाय 1 सबको चेक कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर जो सही आंसर है उसके अकॉर्डिंग ही मैं चेक करूंगी, क्योंकि यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पर देखोगे डी ऑप्शन में क्लोरीन में क्या होता है कि आपका बाहर वाला भी इलेक्ट्रॉन से हम कंसीडर कर सकते हैं। 7 जो है क्लोरीन में हो जाएगा, देन उसके अलावा जो 6 दूनी 12 तो इसमें हो गया, और प्लस का 1 क्योंकि उस पर माइनस का चार्ज है। तो टोटल यहाँ पर जो हो गया है वो 12 7 19 हो गया एंड 20। ओके, तो इसमें 20 हो गए हैं, और इसमें जो है 7 हो गया, और प्लस में 7 दूनी 14 और प्लस में 1। तो आप देखोगे कि ये जो है आपका कितना हो गया, 15, है ना। देख लेते हैं एक बार, शायद कैलकुलेशन में कहीं पे मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे अगर ClF2 में दोबारा से देख लेते हैं एक बार, कोई प्रॉब्लम हो गई थी। तो क्लोरीन जो है आपका वो आपका कितना हो जाएगा, क्लोरीन में 7, देन इसके पास 14 हो जाएगा, और साथ में क्योंकि प्लस का ऊपर में चार्ज है तो यहाँ पे माइनस का चार्ज लेना पड़ेगा। ओके, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं 17 और ये 18 19 20 21 में से जब माइनस का 1 होगा दैट इज ऑल्सो 20। तो इट्स मीन्स कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सेम है, तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ इज, कि एसिड स्ट्रेंथ का यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर कौन सा है। तो जब भी आपको इस तरह के हैलाइड्स देखने को मिलेंगे तो आपको क्या करना है, एसिड स्ट्रेंथ देखने के लिए आपको ये देखना है कि किसके पास ज़्यादा ऑक्सीजन है, उसकी जो एसिड स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा होगी। ओके, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग क्या है कि आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पे कि इन द BRF3 द लोन पेयर ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन टू मिनिमाइज, कि BRF3 में हम लोग देखते हैं कि जो लोन पेयर होता है हम जो है उसको हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हैं। इसके पीछे का क्या रीज़न है। तो ऑफकोर्स हम लोग चाहते हैं कि जो लोन पेयर का रिपल्सन है एंड जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन है वो कम से कम हो, दैट्स वाई हम लोग ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आपको पता है कि लोन पेयर में सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम, कि इनमें से कौन सा है जिसके पास क्या है कि आपके सेंट्रल एटम में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। ओके, आपको ये बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस सेंट्रल एटम पे रहेंगे। तो आप चाहो तो सबका आपको ऑफकोर्स 1 बाय 1 चेक करना पड़ेगा तभी आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पे I3 माइनस जो है अगर उसका हम देखेंगे तो 7 या 21 और प्लस में 1 क्या हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ कि देख लेते हैं 22, तो इसको 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 दूनी 16, ठीक है। 16 के बाद क्या हो जाएगा आपका जो रिमाइंडर बच जाएगा दैट इज 6, तो यहाँ पर आप करोगे 2 3 6, तो आपका क्या होगा टोटल 5 आ रहा है। और यहाँ पर क्या है कि तीन जो है वो आई आपस में किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं, और साथ में आपका क्या है कि आपके और सारे क्या है एज अ लोन पेयर आपको बचेंगे। तो इट्स मीन्स कि यहाँ पे आपको टोटल 3 लोन पेयर देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपका यहाँ पे मैक्सिमम है। 3 लोन पेयर से ज़्यादा नहीं होगा। आप औरों को भी चेक कर सकते हो। XeF4 का तो थोड़ी देर पहले ही चेक किया हमने, 2 रहता है ना। तो ये यहाँ पर जो I3 माइनस है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, among the following molecule this those containing same number of lone pair on XeR, कि किसमें क्या होगा कि सेम नंबर ऑफ लोन पेयर पाए जाएंगे। तो सबका हाइब्रिडाइजेशन आपको 1 बाय 1 निकालना पड़ेगा, देन आप देखेंगे कि किसके पास सेम नंबर ऑफ लोन पेयर है। लोन पेयर निकालने का यही तरीका है कि जो भी आपका रिमाइंडर में जो आपका आएगा, जैसे आंसर है ना टोटल करके जो आपका हाइब्रिडाइजेशन आया है, जैसे सपोज 4 आया है हाइब्रिडाइजेशन के लिए,
तो और यहाँ पर क्या है कि जितने टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बन रहे हैं उसमें से आप इसको माइनस कर दोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर मिल जाएंगे। तो आप उस ट्रिक से निकाल सकते हो, आप प्लीज़ निकाल लेना। यहाँ पर जो आपको पता चलेगा कि तीनों का जो आपका लोन पेयर है वो सेम ही है, तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर नंबर ऑफ एसएस बॉन्ड इन, कि किसमें क्या है कि आपको एसएस बॉन्ड देखने को मिलेगा, ये आपको बताना है। तो इसके लिए मैं आपको एक ही ट्रिक बताना चाहूँगी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन जहाँ पे भी आपको दिख जाए आप कह देना कि उसी में ही जो है आपको एसएस बॉन्ड देखने को मिलेगा। ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है और ये हमेशा काम करती है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें आपको कहा जा रहा है कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है सल्फर का, H2F2 का, H2S का, सबका 1 बाय 1 निकालना है। तो एसिड का तो ऑफकोर्स 0 हो जाएगा, दिक्कत की बात नहीं है। H2F2 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x ले लेते हैं S2 के लिए। F2 के लिए क्या होगा, F2 का हमेशा क्या होता है -1 होता है, तो यहाँ पे माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। 2x इज इक्वल्स टू 2, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा +1। इट्स मीन्स कि जो H2F2 है उसका जो है वो आपका +1 है। तो आपको ऐसा ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है। इट्स मीन्स कि हमें तीसरा वाला भी सॉल्व करना पड़ेगा, H2S वाला। ओके, H2S में देख लेते हैं कि आखिरकार जो ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा वो क्या रहेगा। तो हाइड्रोजन का 2 ले लेंगे, प्लस में क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर जो x है उसका हो जाएगा -2। इसके अकॉर्डिंग जो आपका सही आंसर हो जाएगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर जो है आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसिड हैविंग द O बॉन्ड इज। हमेशा जब भी ऐसा पूछता है कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम देखो 8 है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर इज ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन बाई, कि अगर वाटर को मेरे को क्या करना है ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना है। इट्स मीन्स कि मेरे को क्या करना है, हाइड्रोजन का लॉस करवा देना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, किसकी मदद से ऐसा हो सकता है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है फ्लोरीन आपके लिए सबसे अच्छा काम करेगा। क्यों, फ्लोरीन जो है खुद आराम से क्या करता है कि रिड्यूस हो जाएगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा और ऑक्सीडाइज करके आराम से इसको O2 में कन्वर्ट कर देगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पर जो है ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज है जबकि यहाँ पे 0 का चार्ज है। इट्स मीन्स कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन देखने को मिला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल, कि इनमें से कौन से ऐसे हैं जो कि आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल हैं। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि जो इसमें से 1 बाय 1 हम लोगों को चेक करना पड़ेगा वैसे तो, कि हाँ कौन से आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। जैसे कि नाइट्रोजन है तो उसके लिए आप 5 ले सकते हैं, देन 6 या 18 हो जाएगा, देन आपका प्लस का 1, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा 18 और 5 कितना हो जाएगा 23 + 1 दैट इज़ 24, है ना। और इस तरीके से आपको सबका चेक करना पड़ेगा गाइस, कुछ नहीं कर सकते, है ना। वैसे जो इसका आपका सही आंसर होगा उसके अकॉर्डिंग भी हम देख सकते हैं जो NO3- है और CO3 2- है दोनों का सेम रहेगा। तो एक बार क्या करती हूँ मैं CO3 2- का भी निकाल देती हूँ। तो कार्बन का हो जाएगा 4, 6 या 18 और यहाँ पे जो है चार्ज कौन सा है माइनस का, तो प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 और 2 20 और 24, तो दोनों में क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा आइसो स्ट्रक्चरल समझने की जरूरत नहीं, इलेक्ट्रॉनिक अगर निकाल दोगे तो वही सेम आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है अनलाइक द PbCl4 PbI4 PbVr4 नॉट फाउंड बिकॉज, कि PbCl4 तो देखने को मिलता है लेकिन PbI4 और PbVr4 क्यों नहीं देखने को मिलता, आपको ये बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपके आयोडीन एंड ब्रोमीन्स होते हैं, आयोडीन एंड ब्रोमीन्स होते हैं वो क्या करते हैं अनेबल टू ऑक्सीडाइज हो जाते हैं पीवी को PbR पॉजिटिव में बदलने में। आप चाहो तो एक और कॉन्सेप्ट से समझ सकते हो कि यार पीवी के में 4 बड़े बड़े आई कैसे ही वो अच्छे से रख पाएगा, है ना, रिपल्सन होने लगेगा। दैट्स वाई क्या होता है कि ये नहीं बनाता है I4 को और PbVr4 को। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। फिर अपना नंबर 10 जो कि है आपका हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन की मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन इज, तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपके एग्जाम में हो सकता है कि आपसे फार्मूला पूछा जाए या तो एल्कीन का आएगा या तो एल्काइन का या एल्केन का, इसमें से एक जरूर आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो आपको पता ही होगा कि जो एल्कीन होता है उसका फार्मूला होता है CnS2n। ओके, तो यहाँ पर इसलिए ये जो है इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। भाई अगर मुझसे पूछा जाता कि नहीं भाई तुम तो एक काम करो एल्केन का बताओ, तो एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है CnS2n प्लस का 2। ओके, वही अगर मुझसे पूछा जाएगा एल्काइन का फार्मूला, तो एल्काइन का फार्मूला भी बहुत ईजी सा है और आपको क्या करना है तीनों की तीनों फार्मूला लर्न कर लेने हैं।
एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnS2n माइनस का 2। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इथेन इज, कि इथेन के अंदर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इथेन का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो मिथ इथ है ना, इसका मतलब यह है कि इथेन के अंदर 2 कार्बन आएंगे। उसके बाद क्या होगा कि इसकी सारी बैलेंसी जो है सिंगल हाइड्रोजन के थ्रू जो है हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमसे बोला गया है इथेन है, इसका मतलब एन है, इट्स मीन्स कि सिंगल सिंगल बॉन्ड्स ही होंगे। तो अगर मेरे को यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो आप क्या करेंगे, जितने भी सिंगल बॉन्ड्स है उसको जोड़ लीजिए, 1 2 3 4। एक पर्टिकुलर कार्बन के लिए आप लोग जोड़ेंगे तो टोटल जो एक कार्बन है वो 4 बॉन्ड बना रहा है। इसके अकॉर्डिंग इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी दैट इज योर sp3। p के साथ 3 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया, टोटल 4 हो जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन इथाइन इज, कि इथाइन के अंदर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने होंगे। इसके लिए सबसे पहले इथाइन का स्ट्रक्चर बनाइए। इथाइन का मतलब क्या है कि 3 बॉन्ड रहेगा और साथ में क्या होगा कि एक सिंगल हाइड्रोजन के थ्रू जो है हम इसकी बैलेंसी को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं, तो आपको पता है कि जब कोई भी 2 चीज़ जुड़ती है तो पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, देन 2 पाई बॉन्ड बनते हैं। तो यहाँ पर कितने हैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, दैट इज योर 2। तो बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपाउंड हैविंग द जनरल फॉर्मूला CnS2n+2 इज, कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnS2n+2 होता है। थोड़ी देर पहले ही बताया एल्केन का होता है, तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। उसके साथ ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन को आपको दिखाया गया है, जिसमें आप देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड था। ओके, नॉर्मली मतलब एल्कीन टाइप ही सिचुएशन थी और एक पर्टिकुलर डबल बॉन्ड था। इसमें हमने क्या करा, HBr दिया, जिससे कि आप लोग देख रहे हैं कि एक हाइड्रोजन की जगह पे क्या हुआ है कि ब्रोमीन रिप्लेसमेंट करके आ गया है और वो जो डबल बॉन्ड था वो खत्म हो चुका है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो पर्टिकुलर रिएक्शन है वो किस तरह का रिएक्शन है, क्या ये फ्री रेडिकल एडिशन है। तो पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है आपका जो हम लोग एडिशन कर रहे हैं तो इट्स मीन्स कि फ्री रेडिकल वाले तरीके से तो बिल्कुल नहीं हो रहा। क्या यहाँ पे हम सनलाइट का यूज़ कर रहे हैं, अगर सनलाइट यूज़ नहीं कर रहे हैं या HMU नहीं यूज़ कर रहे हैं तो इट्स मीन्स कि फ्री रेडिकल वाला तो है नहीं, है ना। इसके बाद चलो और 1 बाय 1 देखते हैं। तो कोई सोच सकता है कि हाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो नहीं, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन थोड़ी ना हुआ है। एक बात बताओ, जो HBr है वो H और Br बनाएगा, है ना, Br बनाएगा। तो यहाँ पर क्या एक Br माइनस बनेगा और H प्लस बनेगा। तो क्या यहाँ पर जो अटैक हुआ है, जो एडिशन हुआ है, वो किसी न्यूक्लियोफाइल का हुआ है? नहीं, यहाँ पर तो इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, कि जिसको क्या चाहिए थे, इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो ब्रोमीन Br माइनस बना, उसने कहा कि यार मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, मेरे पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई है, तो थोड़ी कमी हो गई है। तो इसने यहाँ पे जाके क्या करा, अटैक मारा डबल बॉन्ड के पास। क्यों, डबल बॉन्ड के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री के। ओके, तो इस तरीके से रिएक्शन मैकेनिज्म को समझते हुए आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है हेलोजन एसिड रिएक्ट विद एल्कोहल टू फॉर्म द एल्काइल हेलाइड, कि जैसा आप जानते हो कि भाई अगर एल्कोहल लिया जाए और हेलोजन का एसिड लिया जाए तो वो एल्काइल हेलाइड बनाते हैं। सही कह रहा है। द रिएक्शन फॉलोज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन मैकेनिज्म, और वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का सब्सटीट्यूशन होता है, ये भी सही कह रहा है। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, आपसे पूछा जा रहा है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, वो आप बताइए। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे OH लगा हुआ था, यहाँ पे पर्टिकुलरली CH3 लगा हुआ था। बाद में हमने क्या करा, इसमें ZnCl2 पॉजिटिव और HCl डाला है। ओके, अब यहाँ पर क्या होने वाला है इसको हम ध्यान से समझते हैं और इसमें क्या आपका आंसर बन सकता है उसको भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे से आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पर से क्या होगा कि एक क्लोरीन का रेडिकल निकलेगा जो कि क्या करेगा, आके इसको रिप्लेस कर देगा, ये जो हमारा हाइड्रोक्साइड वाला आयन है। क्योंकि यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, सब्सटीट्यूशन का हो रहा है। सब्सटीट्यूशन, एक बात बताओ, सब्सटीट्यूट किसको कर सकते हो, ये OH वाला ग्रुप को ही तो आसानी से सब्सटीट्यूट कर सकते हो क्लोरीन से। क्यों, दोनों के ऊपर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होता है, आराम से सब्सटीट्यूट हो जाएगा। तो सब्सटीट्यूशन का एक ही तरीका है कि जहाँ पर एल्कोहल है उसे भगाओ और वहाँ पे क्लोरीन लगा दो, सिंपल सी बात है, बिना किसी दिक्कत के। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर हो जाएगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो आप आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। मतलब रिएक्शन में आपको जुगाड़ तो लगाना पड़ेगा, अगर आपने पूरी मैकेनिज्म नहीं सीख रखी है तो जुगाड़ से भी हो जाता है अगर आप चाहो तो।
क्वेश्चन नंबर 7 है ब्रोमिनेशन ऑफ मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज अ। अब देखो कह रहा है कि ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं मीथेन का लाइट की प्रेजेंस में, तो इसको क्या बोलोगे। थोड़ी देर पहले बताया था कि जब सनलाइट यूज करेंगे तो उसको फ्री रेडिकल कहेंगे, तो यहाँ पर जो बी आंसर है वो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फॉलोज द मार्कोनिकॉव रूल, कि कौन सा वाला रिएक्शन जो है वो मार्कोनिकॉव रूल को फॉलो करेगा। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो मार्कोनिकॉव रूल हम लोग लगाते हैं है ना, वो हमेशा किस पे लगाते हैं, आप लोग एल्कीन पे लगाते हैं ना, तो आराम से हम एल्कीन पे लगा सकते हैं। लेकिन भाई मार्कोनिकॉव रूल तो तभी लगाओगे जब आपके ऑड नंबर में कार्बन रहेंगे, जब आपको प्रॉब्लम हो रही है कि हाँ मैं एडिशन करवाऊँ तो करवाऊँ कहाँ। इट्स मीन्स कि ये वाला जो आपका C2H4 है वहाँ पर तो आप यूज़ ही नहीं कर पाओगे। अब ये 2 क्लोरीन के साथ क्यों ही करोगे, ये 2 ब्रोमीन के साथ क्यों ही करोगे। तो C3H6 के केस में जो है वही पॉसिबल है कि आप क्या करो, आराम से आप मार्कोनिकॉव रूल को लगा सकते हो। HBr में से जो बनेगा H+ और Br- उसको आप उसके अकॉर्डिंगली लगा दोगे। मार्कोनिकॉव में क्या होता है कि जिसके पास जितना ज़्यादा हाइड्रोजन है उसी को जाके हम हाइड्रोजन दे देते हैं, कि भाई जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन उसे ही हाइड्रोजन दे दिया, और जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसको क्या करते हैं हम ब्रोमीन दे देते हैं। जबकि एंटी मार्कोनिकॉव में क्या करते हैं हम लोग, एंटी मार्कोनिकॉव में जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसको हाइड्रोजन देते हैं, और जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है उसको ब्रोमीन वाला पार्ट दे देते हैं या क्लोरीन वाला पार्ट देते हैं, अकॉर्डिंगली टू क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिएक्शन ऑफ टॉलिन विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 गिव्स प्रीडोमिनेंटली, कि अगर मैं टॉलिन का रिएक्शन करवाऊँ विद द क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 तो वहाँ पे क्या बनेगा। तो सबसे पहले आपको टॉलिन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। टॉलिन क्या होता है, इस तरीके से CH3 लगा होता है जब आपके बेंजीन के साथ, तो उसको टॉलिन बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होगा कि FeCl3 हमने लिया है, साथ में Cl2 लिया है, तो ये FeCl4 बना लेगा, और यहाँ पे क्लोरीन एक अलग से जो है रेडिकल टाइप में बना लेगा, जो कि आपके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा जहाँ पर जब उसको मन होगा। तो उस केस में क्या होगा, एक मिक्सचर तैयार हो जाएगा ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटॉलिन का। तो यहाँ पर जो ए आंसर है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, कि इनमें से किसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रहेगा। तो आपको पता है कि जितनी लंबी चेन रहेगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा रहेगा। वहीं अगर किसी चेन में हमने क्या करा, थोड़ी सी ब्रांचिंग कर दी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। ओके, तो देख लेते हैं इसमें तो कतई बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा ब्रांचिंग है, इसका मतलब कि इसका बॉइलिंग पॉइंट तो मैक्सिमम हो ही नहीं सकता है ना, इसका तो कम ही रहेगा, इसका मतलब ये तो कतई एलिमिनेट हो गया। इसके अलावा और देखते हैं, ये तो वैसे ही छोटा है, इसका मतलब इसका भी ज़्यादा नहीं रह सकता, या तो इसका ज़्यादा रहेगा या तो इसका ज़्यादा रहेगा। तो देखो इसमें थोड़ी सी ब्रांचिंग हो रखी है, देखा जाए तो इसमें थोड़ी सी ब्रांचिंग हो रखी है, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे आपको साफ साफ ब्रांचिंग दिख रही है। लेकिन यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं है और सबसे लंबी चेन है, इसलिए आपका बी वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट में आपको लगाना है, यहाँ पे 4 आपको कंपाउंड्स दिए गए हैं। तो आपको पता है कि भाई जितनी बड़ी चेन उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, तो सबसे पहले 4th आ जाएगा, देन आपका 3rd आएगा, देन 2nd आएगा, देन 1st आएगा। सो सिंपल। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी वाला जो आंसर है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन है और आपको बताना है कि एक्स और वाई क्या बनेगा। तो सबसे पहले हमने क्या करा है, यहाँ पे देख रहे हो हमने जो एनिलीन वाला ले लिया है, और साथ में क्या करा है NaNO2 और HCl डाला है, जो कि आपको पता है कि डाइजोनियम सॉल्ट यहाँ पे फॉर्मेशन होने वाला है। तो इससे क्या होगा कि आपका डाइजोनियम का सॉल्ट बन जाएगा, तो N2Cl- जो है वो हमारा पहला प्रोडक्ट होगा। उसके बाद जब आप Cu2Br2 से रिएक्शन करवाओगे तो N2 तो क्योंकि भाग ही जाएगा, और Cl- को रिप्लेस करके यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगा, तो यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। ओके, अब देख लेते हैं कि आखिरकार हमें ऑप्शन में क्या दिया गया है। तो आपको एक्स और वाई बताना था, यहाँ पे वो चारों ऑप्शन है, देख लेते हैं। N2Cl- और Br बनने वाला था, है ना, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है एल्काइल हैलाइड आर इमिसिबल इन वाटर दो दे आर पोलर बिकॉज, कि आखिरकार जो एल्काइल हैलाइड होते हैं वो पानी में घुल क्यों नहीं पाते जबकि वो पोलर हैं, जबकि उनके अंदर एक पोलैरिटी है C और जो आपका Cl होता है, क्लोरीन होता है, उसके बीच में थोड़ी सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। इट्स मीन्स कि वो पोलर है बट फिर भी वो घुल नहीं पाता। तो इसके पीछे का रीज़न ये दिया जाता है क्योंकि क्या होगा कि वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होती है, और जो मिसिबिलिटी है या सॉल्युबिलिटी है वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। ओके, तो यहाँ पर जो बी आंसर है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल हैव द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, कि इनमें से कौन सा है जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा रहेगा। ओके,
तो ये बहुत ही एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जिसका आंसर बताया जाता है कि पैरा वाला जो है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि उसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, वो अच्छे से पैक हो जाता है, जिसके कारण कि जब उसको हम लोग मेल्ट करते हैं तो हम लोग को थोड़ी दिक्कत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इथाइल एल्कोहल इज ऑब्टेन्ड व्हेन इथाइल क्लोराइड इज बॉइल्ड विद, कि अगर आपको इथाइल अल्कोहल चाहिए तो इथाइल क्लोराइड को आपको किसके साथ बॉईल करना पड़ेगा। क्या आप एल्कोहलिक KOH लोगे या एक्वस KOH लोगे या एक्वस KMnO4 लोगे, तो आपको पता ही होगा कि यार KOH ही लेना है। लेकिन मोस्टली बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि आखिरकार एल्कोहलिक लें कि एक्वस वाला लें। तो क्योंकि आपको सब्सटीट्यूशन करवाना है यहाँ पे तो आपको एक्वस वाला लेना पड़ेगा। अगर आपको कतई एलिमिनेशन करवाना होता है तब हम लोग एल्कोहलिक KOH का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल गिव द मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट, कि इनमें से कौन सा जो है आपका मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट होगा वो आपको बताना है। ओके, कि ए मेजर प्रोडक्ट होगा कि बी मेजर प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पे देख लो ये आपका रिएक्शन था, एल्कोहलिक KOH हमने डाला था, एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ और हमारे पास एल्कीन बनी दो तरह की। तो इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा ज़्यादा जो है मेजर रहेगा। तो भाई जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी वही मेजर रहेगा। तो आपको पता है कि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी ऑफकोर्स, क्योंकि इसमें क्या है कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन इसमें क्या होगा कि आपकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम रहेगी, ये ज़्यादा स्टेबल एल्कीन है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका सही आंसर होगा दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कि ए मेजर प्रोडक्ट है एंड बी जो है वो आपका माइनर प्रोडक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद AgF टू गिव द मिथाइल फ्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, कि ये जो रिएक्शन होता है मिथाइल ब्रोमाइड हम लोग लेते हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं AgF डाल के मिथाइल फ्लोराइड बनाते हैं या सिल्वर का ब्रोमाइड बनाते हैं, तो इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है। तो ऑफकोर्स इसको पता है, स्वार्ट्ज रिएक्शन कहते हैं ना। कैसे याद करोगे, जो क्या होता है फिंकल नाई, वो जो आयोडीन वाला हम लोग करवाते हैं तो उसको लर्न करने का तरीका ये है कि फिंकल में क्या होगा, आयोडीन का सब्सटीट्यूशन होगा, फिंकल नाई करेगा स्वर्ग में फ्लाई, मतलब स्वार्ट्ज वाले रिएक्शन में क्या होगा, Ag का जो है उसका काम होगा। तो इस तरीके से ट्रिक के माध्यम से मैंने लर्न किया हुआ है, आप चाहें तो आप भी इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 18 है द एल्काइल हैलाइड इज कन्वर्ट इनटू एन अल्कोहल बाई, कि अगर आपको किसी एल्काइल हैलाइड को एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा ये बताओ। ऑफकोर्स सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है आपका वो डी जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन SN2 रिएक्शन विद द सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन इज एज फॉलोज, कि आखिरकार दोनों काम किस टाइम पे होते हैं। तो आपको पता है कि SN2 रिएक्शन जो होता है वो एक स्टेप का होता है। इसको मैंने इस तरीके से याद किया हुआ है कि उल्टा होता है, मतलब SN2 से लगता है कि 2 स्टेप में होना चाहिए लेकिन एक स्टेप में होता है। अगर एक स्टेप में हो रहा है इसका मतलब दोनों काम साथ में हो रहेंगे। जो बॉन्ड ब्रेकिंग है एंड फॉर्मेशन दोनों कैसे हो रहे होंगे, साथ में हो रहे होंगे, रेंडमली नहीं, साइमल्टेनियसली हो रहे होंगे। तो यहाँ पर सी जो आपका ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर फाउंड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड बाय बॉम्बिंग, कि आखिरकार किस तरीके से एल्काइल हैलाइड में क्या डालकर गर्म किया जाता है जिससे कि हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन करते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर अगर आप लेंगे तो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट इज, कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का कौन सा गुड कंडक्टर है इनमें से। तो क्या कोक है, नहीं है, डायमंड है, नहीं है, ग्रेफाइट है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलोट्रॉप ऑफ कार्बन परसेंटेज ऑफ कार्बन इज मैक्सिमम, कि आखिरकार कार्बन के कौन से एलोट्रॉप में कार्बन जो होता है वो मैक्सिमम होता है। तो आपका ग्रेफाइट इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन डायमंड इज, कि डायमंड के अंदर कार्बन का क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं है, कि जो हमारा डायमंड होता है उसमें टोटल 4 बॉन्ड्स बनते हैं जिसके कारण जो वहाँ पे क्या होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमको देखने को मिलता है। लेकिन अगर कोई पूछेगा ग्रेफाइट में कितने होते हैं तो वहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है। एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है जिसके कारण कि कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट कंटेन एन एलिमेंट, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक एलिमेंट रहना ही रहना चाहिए। क्या वो ऑक्सीजन है, नहीं। कार्बन, जी हाँ, कार्बन जो है पूरे ऑर्गेनिक का राजा है, बिना कार्बन के ऑर्गेनिक होती ही नहीं। अगर हम कहते हैं कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं इट्स मीन्स कि इट्स टोटली बेस्ड ऑन कार्बन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th है और लास्ट है एल्कीन गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, कि एल्कीन किस तरह के रिएक्शंस को देता है। ओके, आपको ये बताना है। तो क्या एडिशन रिएक्शन देता है, बिल्कुल देता है।
क्या आपने नहीं देखा कि एल्कीन में हम लोग कुछ भी जाके ऐड करवा देते हैं, HBr ऐड करवा दिया, HCl ऐड करवा दिया, एडिशन रिएक्शन देता है। क्या सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देता है? बिल्कुल देता है। सब्सटीट्यूट कर देते हैं कुछ भी जाके, हाइड्रोजन की जगह पे कई बार Cl लगा देते हैं हम लोग, OH लगा देते हैं, सब्सटीट्यूशन भी देता है। इट्स मीन्स कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी, बोथ A एंड B। ओके, तो फ्रेंड्स यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।